बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब ये पैकेज तो ऑलरेडी एक्टिव है, इसको रीलॉन्च कर रहे हैं और एक ऑफ़र है हमारी तरफ से। और वो ये कि काफ़ी मेरे भाई बहन जब शेंगन स्टेट्स के जो 26 ममालिक हैं उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं, USA, UK, कनाडा और दीगर दूसरे ममालिक का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जिसका वीज़ा रिजेक्ट होता है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और उसमें से बहुत से लोग तो वो अपनी हिम्मत हार के पासपोर्ट अलमारी में रख देते हैं और अपने आगे की जो प्लानिंग होती है उसको गुड बाय कर देते हैं। कुछ लोग एजेंटों का रास्ता इख्तियार करते हैं, वो कहते हैं यार वीज़ा हमने खुद अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट होगा, हम किसी एजेंट को ढूंढते हैं। तीसरे वो लोग ये होते हैं, वो ये समझते हैं कि यार चलो ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, जर्मनी का अगर रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, हम नीदरलैंड्स में अप्लाई कर लेते हैं, और अगर नीदरलैंड्स का रिजेक्ट हो गया तो हम फ्रांस में अप्लाई कर लेते हैं। कुछ लोगों की प्लानिंग इस तरीके से होती है। लेकिन आप अपने जहन में ये याद रखें, कुछ बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं, जब भी वीज़ा रिजेक्ट होता है ख़ास तौर पर शेंगन स्टेट्स का, तो उसमें आपको अपील का एक मौका दिया जाता है। कुछ कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज 4 हफ्ते का टाइम देती हैं, कुछ महीने का, कुछ 2 महीने का। जैसे फ्रांस की एम्बेसी है वो 2 महीने का टाइम देती है, इस तरीके से स्पेन वाले 4 हफ्ते का टाइम देते हैं। तो मुख्तलिफ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं, उनके मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपील करनी है। अपील लाजमी तौर पे करनी है, क्योंकि जब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है उसमें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 17 तक, और उन पॉइंट्स पर क्रॉस होते हैं। अब जिन ग्राउंड पर आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है उन पर क्रॉस होते हैं। आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए, समझिए, और आप देखिए कि इन जिस ग्राउंड पे हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है आया कि हम इसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आपके पास एविडेंस मौजूद है, ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो फिर आप एक अपील लिखिए वीज़ा ऑफिसर को। अच्छा, जब अपील, जो एक चीज़ और मैं बता दूं कि अपील जो होती है वो उस मुल्क की कौंसलेट और एम्बेसी नॉर्मली उसको रिव्यू नहीं करती। अपील जब भी फ़र्ज़ करें, अगर आपका नीदरलैंड्स का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आप अपील तो नीदरलैंड्स की एम्बेसी में लिख के नहीं भेजेंगे, उसके लिए वो अलग से एड्रेस देते हैं, अब उस एड्रेस पे लिख के भेजिए। यानी कि नॉर्मली इन सिंपल वर्ड्स जब अपील आपने करनी होती है तो वो उस मुल्क की जो वीज़ा ऑफिसर है वो उसको रिव्यू नहीं करता, बल्कि उस मुल्क की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो उसको डील करते हैं। और उसमें तकरीबन 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। 3 महीने का टाइम तो समझ लें कि एक तरीके से कन्फर्म ही होता है कि इतना टाइम तो कम से कम लगता ही है। अब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप अपील कीजिए। अब अपील करने के लिए ये कि इसका एक लीगल एक पैटर्न होता है, उसके लिए एक लीगल ज़बान का आना भी ज़रूरी है। अगर लीगल ज़बान नहीं आती तो आप एक सिंपल इंग्लिश में लिखें, लेकिन अपील आपने इंग्लिश में ही लिखनी है। बहुत से लोग अपील क्या करते हैं, उन्होंने उर्दू में लिख के भेज देते हैं। भाई अब आप देखें, अगर किसी का स्पेन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया और वो अपील लिख के भेज रहा है उर्दू में, तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको तो नहीं उर्दू आती है। अपील कीजिए, लीगल इंग्लिश में लिखिए और एक पैटर्न में लिखिए, कोशिश करिए लीगल लैंग्वेज में लिखिए। एविडेंस मौजूद है तो वो लगाइए अपने साथ, और ज़रूर कीजिए। अक्सर और बेशतर लोग अपील करते हैं, अच्छा पैटर्न बनाते हैं, अच्छी ग्राउंड देते हैं, अच्छी रीज़न उसमें मेंशन करते हैं, तो उनकी अपील अप्रूव हो जाती है और उनको फिर वीज़ा मिल जाता है। अब अपील ना करने का नुकसान क्या है? अपील ना करने का जो नुकसान है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका वीज़ा नीदरलैंड से रिजेक्ट हो गया, तो बहुत से भाई ज़्यादा समझदार होते हैं, वो समझते हैं यार नीदरलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, अब हम जाके अप्लाई करेंगे स्पेन में, फ्रांस में, हंगरी में, डैनिश कॉन्सुलेट में, कहीं पे भी जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारा हो जाए, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारा हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है भाई, ये 26 ममालिक हैं शेंगन स्टेट्स के, इनका कंप्यूटर सिस्टम एक ही है, इनका सॉफ्टवेयर एक ही है। अगर आपका वीज़ा नीदरलैंड से रिजेक्ट हो गया या आपका वीज़ा जर्मनी से रिजेक्ट हो गया, तो आप फ़र्ज़ करें कल को जाके वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फ्रांस की कॉन्सुलेट में या ग्रीस की कॉन्सुलेट में, इटली की कॉन्सुलेट में या स्पेन की कॉन्सुलेट में, जब आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप पहले भी किसी शेंगन स्टेट्स की कॉन्सुलेट या एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर चुके थे, आपका वीज़ा फ़लाँ डेट को रिजेक्ट हुआ था, और जो रिजेक्ट होने की वजूहत थी वो भी सामने आ रही होती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको दोबारा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस मौजूद होते हैं। अगर आपको प्रोफाइल अच्छा नहीं है या कोई अच्छी इसमें कोई अच्छी आपने एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हो, तो फिर वीज़ा दोबारा रिजेक्ट होता है, और ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। तो कोशिश करें, अपील नॉर्मली फ्री में ही होती है, इसके कोई अगर आप खुद लिखेंगे वो तो फ्री में, उसके तो कोई चार्जेस नहीं, आप लिखें और भेज दें उसको। और अगर बात समझ में आ गई वीज़ा ऑफिसर की तो आपको जो है अपील आपकी अप्रूव हो जाएगी। और अगर आपको अपील लिखने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, आप नहीं समझते, तो हमारा तो ये काम है, हम प्रोफेशनल वे में ये काम करते हैं, तो आप फिर हमसे रब्ता कीजिए। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दिया और वेबसाइट का नंबर एड्रेस भी उधर ही मौजूद है, और अभी आपको स्क्रीन पे भी नंबर चलता हुआ आ रहा है।
आपने फिर मुझसे रब्ता करना है और मुझे बताना है कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और किन किन ग्राउंड्स पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। और फिर ये होगा, नॉर्मली देखिए काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वकार भाई आप हमसे बात नहीं करते। देखिए भाई, वो एक मुख्तसर सवाल का जवाब तो आपको दिया जा सकता है, डिटेल से बात नहीं करनी। अगर आपने डिटेल से बात करनी है फिर एक असेसमेंट कॉल बुक करवाएं, उसकी कॉस्ट है वो आप पे करेंगे, फिर हम आपके साथ तमाम तर चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपील के मामला भी हमसे डिस्कस करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट लगाए थे। अक्सर बेशतर लोगों के साथ ये होता है जो हमसे रब्ता करते हैं अपील के सिलसिले में, तो वकार भाई हमारा प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, इतने स्ट्रॉन्ग हमारे डॉक्यूमेंट थे, फिर भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखिए भाई, आप तो पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपको तो अपने हिसाब से तो वो चीज़ें सारी अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट या जो जिसका ये काम है वो जब उसको देखेगा तो उसमें से उसको बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स यानी कोताहियाँ नज़र आ रही होती हैं, और फिर वो आपको एक्सप्लेन करता है और फिर वो बताता है कि भाई अपील करनी है और किस तरीके से करनी है, आगे अपील करना भी चाहिए नहीं चाहिए, ये आपका एक नए तरीके से नया केस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को अपने याद रखें। अगर आपकी वीज़ा रिजेक्ट होगी तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए और अपना पॉइंट्स लिख कर भेजिए किन किन पॉइंट्स पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल नहीं करें। देखें काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप कॉल करते हैं वकार पे आप फ़ोन नहीं उठाते। भाई हम मसरूफ़ होते हैं और कॉल नहीं करते, बातों का हम किसी क्लाइंट से टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, आप कॉल करते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज़ कॉल नहीं करें और आप हमारे को पॉइंट्स लिख कर भेजेंगे जिस भी पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे मज़ीद हम आपकी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।